सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन के अंदर जेई एडवांस 2025 में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जितने भी सवाल पूछे गए थे उसको अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू होते हुए ऑल्टरनेटिंग करंट तक। कुल मिलाकर आपको इस सेक्शन से टोटल 8 सवाल पूछे गए थे। हम लोगों ने इसके अलावा जितने भी एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है सभी एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में है। सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो आप बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से। ये आपको सबसे पहला प्रश्न है और आप इसको देख के समझ रहे हैं कि भैया ये आपको मार्क्स दिलाने वाला सवाल था। इसमें जो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एक बार है ना वीडियो को पॉज करके सवाल को अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें जो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है दैट इज अबाउट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल रीजन। मतलब अगर तुम्हारे पास एक डाइपोल है इस प्रकार से, ये इसका डाइपोल मोमेंट P पकड़ लिया हमने, तो भैया इसके एक्सिस पे और इसके इक्वेटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, दोनों ही जरूरी है। इसके वजह से एक्सिस पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल मोमेंट अगर राइट साइड है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लेफ्ट साइड होगा, यानी कि एंटी पैरेलल होगा। ठीक बात है सर। अगर बात मैग्नीट्यूड की करेंगे तो यहां पर जो E2 होगा उसकी वैल्यू हो जाती है आपको PK अपॉन R क्यूब, अगर ये डिस्टेंस हमको R है। और अगर यहां से आपको यहां की डिस्टेंस R है तो E1 आपको हो जाता है 2PK अपॉन R क्यूब। ऑफकोर्स आप K की वैल्यू को 1/4πε0 लिख देंगे। मैट्रिक्स मैच में बेसिकली आप अगर दो भी सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन निकल के आ जाता है। अगर हम इस वाले ऑप्शन को देखें, यहां पर आपका डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ये भी आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, और हमसे इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद डायरेक्शन यानी कि जे कैप आई कैप सब कुछ पूछ रहा है। हमको कहता है कि दोनों डाइपोल के बीच का सेपरेशन आपको है ना 2r है। ठीक है, यानी कि सर यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन अपने को 2r है। मतलब ये जो आपका डिस्टेंस है r है और ये भी डिस्टेंस अपने को r है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये x वाला पॉइंट इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल रीजन है, देख रहा है ना, यानी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके एंटी पैरेलल और इसके वजह से भी होगा एंटी पैरेलल, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को ऐड हो रहा है। एंड बाय द वे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है। अगर तुम सिर्फ उतना भी पकड़ लेते तो तुमको दिख जाता कि साहब सिर्फ यही वाला इसके साथ मैच कर सकता है, यानी P की मैचिंग 2 के साथ होगी। तुमको चाहिए तो तुम टोटल वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। ये डाइपोल मोमेंट P है, ये आपको R है, तो भैया X पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ PK अपॉन R क्यूब। 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि ये दोनों आपको ऐड होएगा। अब K की वैल्यू आपको है 1/4πε0, तो 2 उस 4 को मारेगा तो आपको नीचे में यहां पर सिर्फ 2 बचने वाला है। नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि ये आपको नेगेटिव वाई एक्सिस में है। क्लियर है? तो P की मैचिंग 2 के साथ है, यानी ऑप्शन नंबर A और B तो आपको पॉसिबल नहीं है। अगर तुम और आगे देखो, यहां पर अगर देखोगे तो साहब इसके वजह से ये वाले लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, लेकिन इसके वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे एंटी पैरेलल होता है और ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इक्वल और अपोजिट है, यानी यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। तो Q की मैचिंग हमको 1 के साथ है। Q की मैचिंग, अच्छा यहां पर भी दोनों में 1 दिया है, तो चलो और भी चेक करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस वाले सिचुएशन को ध्यान से देखें तो बेटा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपको नेगेटिव वाई एक्सिस में, लेकिन इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ही होगा। ये वाला अगर मेरे को E1 है तो साहब ये वाला मेरे को E2 है। E1 मेरे को हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन पे है ना, यानी कि साहब PK अपॉन योर R क्यूब, और E2 मेरे को हो जाएगा 2PK अपॉन योर R क्यूब, यानी एक कंपोनेंट आएगा मेरे को आई कैप में और एक कंपोनेंट मेरे को आने वाला है माइनस जे कैप में। अब ये चीज तुम यहां पे देख सकते हो कि भैया यहां पर आपको एक कंपोनेंट है माइनस जे कैप में और एक कंपोनेंट है अपने को आई कैप में। बाकी अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो भैया ये आपको बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज योर PK बाई R क्यूब। सो PK बाई R क्यूब इंटू 2 जो कि हमको यहां पर दिख रहा है ये वाले में, और PK बाई R क्यूब इंटू 1 जो कि हमको इस केस में दिख रहा है, यानी कि भाई साहब R की मैचिंग हमको 4 के साथ देखने के लिए मिलेगा। राइट, तो साहब ये वाला हमको ऑप्शन नंबर C हमको दिख रहा है। चलिए लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। अगेन ये दोनों के केस में आपको ये एक एक्सियल लोकेशन पे है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर
इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि 2pk by r cube प्लस 2pk by r cube विच इज नथिंग बट योर 4pk अपॉन r cube। k हमको होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये आपको हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। सिर्फ इतना ही होगा, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, जो कि हमको इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 5 का मैचिंग मेरे को एस के साथ होने वाला है। क्लियर एकदम? सो काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ये सवाल आपको बेस्ड था। अगला सवाल जो है वो हमको थोड़ा सा फ्लक्स से रिलेटेड सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को अच्छे से एक बार है ना बेटा पढ़ लीजिएगा। सवाल को जब तुम पढ़ते हो तो तुमको समझ में आता है कि टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ सेम लेंथ एल विद रेडियाई रूट 2r एंड 2r हमको यहां पर दिया हुआ है। आपके पास ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, और उसके बीच में आपको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भरा गया है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है दैट इज योर k इज इक्वल टू 5। ठीक बात है सर? अच्छा, बढ़िया है। आपने आउटर वाला जो शेल है उसको आपने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है, और जो मेरा ये इनर वाला सिलेंडर था, राइट, इनर वाला जो मेरा ये सिलेंडर है उसको आपने चार्ज दिया है कैपिटल क्यू। देख लीजिए, द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर इज कैपिटल क्यू एंड द आउटर सिलेंडर इज योर ग्राउंडेड। ठीक है, ये रेडियस मेरे को √2r है, ये मेरे को 2r है, और आपने एक वर्टिकल प्लेन लिया है। 3D में भी इसको देखिएगा और 2D में भी आपको ये दिया हुआ है। 3D में आप देखोगे तो ये है आपका वो वर्टिकल प्लेन, राइट। अगर कोई ऑब्जर्वर इस पूरे चित्र को ऊपर से देखेगा तो उसको ये क्रॉस सेक्शन दिखाई देने वाला है, और ये रहा आपका वो प्लेन। अगर हम यहां पर वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब वो लाइन आपको यहां पर इस ऑब्जर्वर को देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, यानी ये जो आपको एक लाइन है ना, ये पूरा आपको इनटू द प्लेन जा रहा है। अच्छा सर, ये लाइन का दूरी आपको सेंटर से है ना कैपिटल R सवाल में दे रखा है। अब हमसे पूछता है कि इस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन से, ये जो वर्टिकल प्लेन है, इससे आपको कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द प्लेन इज हाउ मच। आपको यहां पर 4 ऑप्शन दे रखा है। चलिए, आपने सवाल को तो पढ़ ही लिया है, तो इसके डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा सर, k की वैल्यू 5 है। इसमें बहुत कुछ आपको चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि अगर हमने इसको ग्राउंड कर दिया है तब इसके ऊपर आपको कितना चार्ज आएगा। देखिए, आप अगर लॉजिकली सोचे, और आपने शायद ये कहीं ना कहीं कैपेसिटर में भी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में भी आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि भाई साहब अगर तुम इसको ग्राउंड कर देते हो ना तो इस पे आपको -q चार्ज आ जाता है। और इसके पीछे बहुत ही साउंड लॉजिक भी है। आपने जैसे ही इसको ग्राउंड किया है तो भैया ये वाले सरफेस का पोटेंशियल आपको 0 हो जाने वाला है। ठीक है, इंफिनिटी पे आपको पोटेंशियल ऐसे भी 0 होने वाला है पूरे सिस्टम की वजह से, राइट, बिकॉज वी आर एट इंफिनिटी ओवर हियर। सो बेसिकली इस सरफेस और इंफिनिटी के बीच में आपको पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए। ये भी आपको v इक्वल टू 0 है, ये सरफेस भी आपको v इक्वल टू 0 है, यानी कि यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना पड़ेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर गया, मतलब सरफेस और इंफिनिटी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। अगर हमें बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, यहां पर आपको अगर चार्ज q है तो यहां पर आपको चार्ज -q होना पड़ेगा, ताकि अगर हम एक गॉसियन सरफेस यहां पर ले भी ले तो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर मेरे को नेट चार्ज 0 ही होना चाहिए, तभी मेरे को एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल के आएगा। तो ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, बट स्टिल इट इज गुड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। अच्छा सर हमको ये समझ में आ गया कि इस पे चार्ज क्या होगा, राइट। अगर हमें अच्छे तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना होगा तो भैया ये जो आपको कैपिटल क्यू है ना, यहां पे शेल के इस वाले सरफेस पे, अभी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपको प्लस चार्ज है और यहां पर आपको बेसिकली आपका नेगेटिव चार्ज है। ये आपको -q है, ये आपको +q है, और ये आपको चारों तरफ यूनिफॉर्मली ऐसे है, ये आपको चारों तरफ यूनिफॉर्मली ऐसे है। ठीक बात है सर। तो सर हमको यह भी समझ में आता है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में एग्जैक्टली एग्जिस्ट करने वाला है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहां पर आपको -q चार्ज है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी रीजन में है, ऐसे, और रेडियल डायरेक्शन में है, ऐसे, मतलब समझ रहा है। लेकिन ना तो अंदर में है इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही बाहर में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सारा तो नहीं बना रहे हम लोग बैठ के यहां पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस रीजन में है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और अंदर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक बात है सर। अच्छा, ये बात भी समझ में आती है। अब हमसे पूछ रहा है कि सर कैसे हम लोग डिटरमाइन करें कि इसमें आपको फ्लक्स कितना पास करने वाला है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड,
यहां पर है ना, जब भी आपके सामने फ्लक्स का सवाल आता है, क्या तो हमारे सामने आता है कि भैया हम इंटीग्रल ई डॉट डी ए कर दे और उससे हम फ्लक्स निकाल ले, या फिर सर हमको आता है याद गॉस लॉ का, जो कि हमको कहता है कि भैया चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो तो उससे भी हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो इस सवाल में दोनों ही अप्रोचेस से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ऑफ कोर्स दिस वुड बी अ क्वाइट लेंथियर एंड कैलकुलेटिव वन, और ये आपको बड़ा ही प्यारा सिंपल सा इसका डिस्कशन होने वाला है। हम आपको इसके लिए कम से कम एक बार बता देते हैं कि इसमें करना कैसे होता है। अगर आपको कैलकुलस लगाने की इच्छा करती है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। उस केस में आपको सिंपली यू हैव टू टेक एन एलिमेंट। आपने सबसे पहले इसको यहां से जोड़ा, ये वाला पॉइंट जोड़ दिया हमने और ये वाला हमने पॉइंट जोड़ दिया, और इसको भी एक बार आप कनेक्ट कर दीजिए। आपको देखिए डेटा इतना सुंदर दिया है कि आप एंगल बड़े ही प्यार से निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस मेरे को r है, ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ये हमको सवाल में दिया हुआ है √2r। अब तुम खुद ध्यान से देखो, हम यहां पर भी बना रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। सो बेसिकली हमारे पास ये वाला डिस्टेंस r है, ये वाला डिस्टेंस हमको सवाल में √2r दिया हुआ है, एंड दिस डिस्टेंस इज योर 2r। यानी कि इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये एंगल आपको हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हमको ये बताने की जरूरत है कि ये 45 डिग्री कैसे होगा? cos 45 लगा लो b/h। और अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात करेंगे जहां पे बेस r है और ये हमको 2r है, यानी कि आप लगाओ cos थीटा, सो 1/2, विच मींस दिस टोटल एंगल इज योर 60 डिग्रीज। ठीक है, वही चीज हम तुमको यहां पर भी देखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर तुम बड़े ही ध्यान से देखोगे ना तो आपका जो वो क्रॉस सेक्शन है ना, इसका 3 हिस्सा ले लो। एक ये वाला हिस्सा, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर, एक ये वाला हिस्सा ले लिया, एक ये वाला हिस्सा ले लिया, राइट, जो कि उस सिलेंडर को कट कर रहा है, और एक और हिस्सा है मेरे पास ये वाला हिस्सा। अगर तुम ग्रीन वाले हिस्से को ध्यान से देखोगे तो भैया इस ग्रीन वाले हिस्से से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर ही नहीं रहा है, तो उस ग्रीन वाले हिस्से से आपको कोई फ्लक्स है भी नहीं, उसको हटा दीजिए। यानी कि आपका जो भी फ्लक्स होने वाला है वो इस वाले हिस्से से होगा और इस वाले हिस्से से होगा। एंड बाय सिमेट्री हमको समझ में आता है कि जितना फ्लक्स आपको इस वाले हिस्से से होगा उतना ही फ्लक्स हमको इस वाले हिस्से का भी होने वाला है। ठीक है सर, तो सर हम ऊपर वाले से फ्लक्स सॉल्व कर लेते हैं थ्रू कैलकुलस, थ्रू इंटीग्रेशन, और उसको डबल कर देंगे। क्लियर एकदम? अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इससे अगर हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू टेक एन एलिमेंट ओवर हियर। वो एलिमेंट कैसे लेंगे हम लोग यहां पर y पे जाके dy, अब देखिएगा हमने इतना पतला सा एक स्ट्रिप लिया है और ये स्ट्रिप आपको बेटा पूरा अंदर की तरफ जा रहा है। हम यहाँ 3D में भी दिखाते हैं कि वो स्ट्रिप कौन सी स्ट्रिप है, लेकिन हम लोग y पर जाके है ना, ये मेरा y है, दिस इज y पर जाके हमने dy थिकनेस का एक स्ट्रिप लिया है जो कि पूरा इनटू द प्लेन जा रहा है। और ये जो मेरा dy थिकनेस का स्ट्रिप है ना, ये dy थिकनेस का स्ट्रिप भी कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर O पर। ऐसे देखिएगा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमने बोला कि भैया यहां पर हमने थीटा पर जाके ये हमारे को हो गया है डी थीटा। अगर हम इसको यहां पर भी दिखाने का प्रयास करें सो बेसिकली हम लोग कह रहे हैं ये वाला एंगल, इसको इसके साथ जोड़ा है, इसको इसके साथ जोड़ा है, तो ये जो आपका पतला सा स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप आपको ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है यहां पे, विच इज योर डी थीटा। ठीक है, अब अगर तुम लॉजिकली सोचो तो भैया इस सेटअप के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रेडियली ऐसे है, रेडियली इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले स्ट्रिप से जो आपको होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस स्ट्रिप का अपना एक एरिया वेक्टर होगा, छोटा सा एरिया होगा dA। अब ये स्ट्रिप हम तुमको अगर 3D में दिखाए ना, तो ये स्ट्रिप बेटा आपको कैसे है, दिस इज ओवर हियर, ये ऐसे है एक, ये ऐसे था, ये ऐसे था, सो द स्ट्रिप इज ओवर हियर। हमने यहां पर एक ऐसा स्ट्रिप लिया था, ये वाला स्ट्रिप देखिए, ये वाला स्ट्रिप को आप देखिए, दिख रहा है, ये हमने y पे जाके ये dy थिकनेस का हमने स्ट्रिप लिया था, ये वाला। इसी को जब तुम ऊपर से देखोगे तो तुमको बस एक यहां पर इतना सही क्रॉस सेक्शन दिखेगा जो कि अंदर तक आपको जा रही है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आपको इसी प्रकार से होगा, dA वेक्टर, जो कि हमने यहां पर आपको दिखाया है। जहां तक बात करें हम लोग इनके बीच के एंगल की, सो दैट इज गोइंग टू बी थीटा, जो कि यहां पर हमने दिखाया हुआ है। तो आप यहां पर E डॉट dA करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब लिखोगे तो भाई साहब आपको दिखना चाहिए कि आप जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, सो ये जो आपका सिलेंड्रिकल शेल है जिसपे आपको चार्ज Q है, आप इसके
इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो, तो एक इनफाइनाइट वायर का जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वैसे आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स आप जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो इसमें जहां जहां एप्सिलॉन नॉट होगा उसमें आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई करोगे उस केस के अंदर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हो जाता है E अपॉन के। ई अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता तो क्या होता है, डिवाइडेड बाई के करने के बाद ही आपको निकल कर आता है कि क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे, ठीक है। फिर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, यू टेक सम सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो उससे निकल कर आता है। एक ये अप्रोच है इसका आपके सामने। दूसरा अप्रोच जो है, जो कि बहुत क्विकर अप्रोच है, बहुत स्मार्टर अप्रोच है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। दूसरे अप्रोच में हम वापस से, कहानी तो वही है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल्स। हम लोगों ने यहां तक की कहानी समझ ली थी, हम लोगों ने यहां तक की कहानी समझ ली थी कि मेरा जो फ्लक्स होगा वो इस वाले से और इस वाले से ही हमको कंट्रीब्यूशन लेना है। तो मैंने क्या बोला, अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर आपको अब रोमांच आने वाला है जीवन में। मैंने क्या बोला, एक गॉसियन सरफेस लो, और कई प्रकार का तरीका हो सकता है गॉसियन सरफेस लेने का। हम गॉसियन सरफेस को ले रहे हैं ऐसे, ये जो हमने ब्राउन चीज बनाई है ना, ये मेरे को गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये मेरा गॉसियन सरफेस है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है वो आपको अंदर तक जा रहा है, ठीक है। ऊपर से एक प्लेट लगा दो, नीचे से एक प्लेट लगा दो, ताकि एक क्लोज्ड सरफेस बन जाए। मुद्दे की बात यह है कि आपका इस वाले गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स है दैट इज एग्जैक्ट वही फ्लक्स जो कि इस वाले क्रॉस सेक्शन से होगा उस वर्टिकल प्लेन के। क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रेडियल डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर ऐसे रेडियल डायरेक्शन में है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इस वाले सरफेस से तो कोई फ्लक्स नहीं है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ये वाले सरफेस से भी कोई फ्लक्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जहां तक बात आती है तुमको बेटा ये वाले सरफेस की, तो भैया ये वाले सरफेस का प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको इसी डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस के पैरेलल है, यानी कोई फ्लक्स नहीं। यानी कि इस पूरे क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स होगा दैट इज सेम एज द फ्लक्स थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। हां सर, तो बस हमें यह डिटरमाइन करना है कि ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, क्लोज सरफेस लिया है, इसके अंदर मेरा चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। इसके अंदर उतना ही चार्ज एनक्लोज्ड होगा जितना चार्ज हमको यहां पर है, जितना चार्ज हमको इस वाले कर्वेचर पर है। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एंगल मेरे को निकल कर आया था 45 डिग्री, ये टोटल एंगल मेरे को निकल कर आया था 60 डिग्रीज। यानी कि ये वाला एंगल मेरे को कितना हो रहा है, इजंट इट 60 माइनस 45, यानी कि क्या ये 15 डिग्रीज नहीं है? बिल्कुल है सर। यानी कि सर ये जो कर्वेचर है ना वो इस सेंटर पे हमको 15 डिग्री सबटेंड कर रहा है। अच्छा, अब ये पता कर लो कि भाई साहब आपका इस वाले सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। एंड बाय द वे, आप जब यहां पर चार्ज देखने वाले हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने कैपेसिटर में ये पढ़ा है ना, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, और यहां पे अपने को डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक अगर मीडियम है, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को इस डायरेक्शन में होता है, तो यहां पर आपको नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। दिस इज योर माइनस क्यू आई, राइट, चार्ज इंड्यूस्ड। और इस केस में तुमको चार्ज इंड्यूस कितना होता है, याद है कि भूल गए? क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये सब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से डिराइव हो जाता है कि भैया यहां पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है दैट इज इक्वल टू योर ई बाई के, विच इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस योर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं एंड यू कैन इजिली रीच टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये आपने इवन रिविजन सीरीज में भी हमारे देखा होगा, इसका इक्वेशन लिखा हुआ है। अच्छा, तो साहब सेम कहानी आपको यहां पर भी होगी। यहां पर भी अगर तुम ध्यान से देखो, आपका ये जो कर्वेचर है, ये जो इनर वाला कर्वेचर है, इस पे आपको क्यू चार्ज होगा, और यहां पर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये मेरे को डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो साहब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे भी मेरे को एक चार्ज इंड्यूस्ड है, माइनस क्यू आई। तो सर मेरे को चार्ज इंड्यूस्ड की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, राइट। यानी कि Q इंटू के की वैल्यू 5 थी, तो ये मेरे को हो जाएगा 4Q/5।
अच्छा, बट ऑफ कोर्स ये आपको नेगेटिव चार्ज है, तो आप इसको लिख दो -4q/5। यानी कि आपको अगर मैंने यहां पर ऐसा वाला एक गॉसियन सरफेस लिया है, तो इस पूरे के अंदर आपको टोटल चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा? एक तो मेरे को कैपिटल Q होगा प्लस -4q/5। सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू Q -4q/5, है ना? ये वाला भी लोगे और ये माइनस वाला भी लेना पड़ेगा मेरे को, तो ये मेरे को इफेक्टिवली निकल कर आएगा बेसिकली Q/5 चार्ज टोटल एनक्लोज्ड है। अब ये जो चार्ज एनक्लोज है मेरे को, ये पूरे 360 डिग्री में है, पूरे 360 डिग्री में है, लेकिन हमको जानना है कि भैया 15 डिग्री में कितना इंक्लोज्ड है, राइट? एंड बाय द वे, सिर्फ ऊपर में ही तो नहीं होगा, सेम टू सेम कहानी हमको नीचे में भी चल रही है। सेम टू सेम कहानी बेटा अपने को यहां पर नीचे में भी चल रही है, यहां पर। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि साहब यहां पर भी आपको यह सरफेस है जो कि सेम एंगल 15 डिग्री सबटेंड कर रहा है, 15 डिग्रीज ओवर हियर, ठीक है? तो एक मेरे पास ये वाला है और एक मेरे पास ये वाला है, तो टोटल मेरे पास हो गया 30 डिग्रीज। सो बेसिकली 360 डिग्री के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो है मेरे को Q/5। तो साहब 30 डिग्री के अंदर मेरे को जो चार्ज इनक्लोज होगा दैट इज Q/5 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है एकदम। अच्छा, दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड। तो भाई साहब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये आपको मरेगा, ये आपको हो जाएगा 12, यानी कि ये आपको निकल कर आ रहा है Q/60। दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा ऊपर और नीचे मिला के टोटल? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो Q/60 एप्सिलॉन नॉट, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये है इसका बेटा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस एंड डिस्कशन। आप कैलकुलस से कर सकते थे जैसे हमने दिखाया था, उसके बाद आपको बस थोड़ा बहुत आपको वहां पे इंटीग्रेशन है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगेन एक और सवाल हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही है, थोड़ा सा पोटेंशियल का भी यहां पर आपके सामने कॉन्सेप्ट है। आप चाहे तो सवाल को वीडियो को पॉज मारिए, रीड करिए, चलिए सॉल्व करते हैं। A positive point charge 10 to the power -8 coulomb is kept at a distance of 20 centimeter from the center of a neutral conducting sphere of radius 10 centimeter. The sphere is then grounded and the charge on the sphere is measured. Okay, so basically ये सवाल में है ना दो तीन चीजें हो रही है, तो एक एक करके आप सवाल को रीड कीजिए और कहानी को आगे बढ़ाते जाइए। सबसे पहला जो मेरे सामने यहां पर चीज दिख रहा है कि आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि आपको न्यूट्रल है शुरुआत में, एंड इससे दूर आपने यहां पर एक चार्ज रखा है और इस चार्ज की जो वैल्यू है 10 to the power -8 कूलम है, ठीक है? ये दूरी हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लिख देते हैं यहां पर 0.2 मीटर, ठीक? स्फीयर का रेडियस हमको यहां पर दिया हुआ है, दिस इज योर 0.1 मीटर। अभी शुरुआत में ये आपको न्यूट्रल था, इस वाले पॉइंट चार्ज के वजह से आप जानते हैं कि क्या होगा, ये जो आपको Q चार्ज है ना, इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऐसे टुवर्ड्स द स्फीयर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है? आप सभी प्रॉपर्टी जानते हैं कि भैया एक कंडक्टर, एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है। उसका कारण क्या है कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते हैं, जिसके वजह से यहां पर नेगेटिव, इसके सरफेस पे यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, यहां पर आपको इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। दिस इज योर प्लस QI, दिस इज योर माइनस QI, एंड ये शिफ्टिंग तब तक चलती है जब तक अंदर में आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है, यानी कि अंदर आपको हर जगह पोटेंशियल एक ही है, कांस्टेंट है, सही बात है सर? अच्छा, हमसे पूछ रहा है बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज हाउ मच। अब सुनना मेरी बात को, अगर अंदर पोटेंशियल हर जगह सेम है तो क्यों नहीं सेंटर C पर पोटेंशियल सॉल्व कर लो, ठीक है? अब सेंटर C पर जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी ड्यू टू दिस Q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। लेकिन मजे की बात यह है कि भैया आपको ये प्लस QI है, ये माइनस QI है, यानी कि टोटल जो सरफेस पे चार्ज है ना वो जीरो है, राइट? जिसके वजह से सेंटर पे आपको इन दोनों के वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा वो आपको जीरो होने वाला है। देखिए इसके वजह से आपको पोटेंशियल हो जाएगा -KQI/R, इसके वजह से आपको हो जाएगा प्लस KQI/R। तो भैया ये दोनों तो आपको मिलकर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से मेरा जो पोटेंशियल है वो जीरो है।
ये जीरो है। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा विच इज एक्चुअली द पोटेंशियल थ्रू आउट द स्फीयर, वो सिर्फ इस पॉइंट चार्ज के वजह से है, यानी कि हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर। यहां पर आपकी के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, Q की वैल्यू मेरे पास यहां पर 10 टू द पावर -8 है, और R की वैल्यू मेरे पास यहां पर 0.2 है, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -1। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -7, तो यहां पर आपको 100 आएगा, और ये कहीं ना कहीं हमको 400 450 वोल्ट हो रहा है, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब दूरी 0.2 मीटर थी, इसके वजह से सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो मेरे को 450 वोल्ट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 450 वोल्ट है सेंटर पर। ठीक बात है सर। अब आ जाइए इसके अगले पड़ाव पे। अब हमसे यहां पर बोलता है कि भैया आपने इसको ग्राउंड कर दिया है। इसको ग्राउंड करते के साथ आपके जीवन में क्या क्या होगा देखिएगा। इसको एक बार हटा देते हैं, लेट अस रिमूव ऑल दिस एंड लेट अस ग्राउंड दी स्फीयर। देखिए, अच्छा, आपने इसको जैसे ही ग्राउंड कर दिया है ना, अब इसके सरफेस का पोटेंशियल आपको जीरो हो गया है ना। ग्राउंड का जो पोटेंशियल होगा वही इसका आपको पोटेंशियल हो जाएगा। अगर इसके सरफेस का, एंड ये आपको कंडक्टर है, अगर सरफेस का पोटेंशियल जीरो मतलब हर जगह आपको पोटेंशियल जीरो है, तो मतलब अब इसके सेंटर पे जो आपको नेट पोटेंशियल होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। सेंटर पे नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज एट द सेंटर, राइट, प्लस अब ग्राउंड करने के बाद इसके ऊपर अब कुछ एक्स्ट्रा एक्चुअल चार्जेस आएंगे। क्या तो ग्राउंड से ऊपर आ रहा है या फिर ऊपर से ग्राउंड में जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग राइट नाउ। लेकिन मान लीजिए कि इसके ऊपर आपको स्मॉल क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, क्यू प्राइम बोल दीजिए या फिर क्यू रहने दो। मतलब सेंटर पर क्यू के वजह से जो चार्ज जो पोटेंशियल होगा और कैपिटल क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है उसका समीशन हमको जीरो होना चाहिए। तो सर हमको यहां पर साफ साफ समझ में आता है, कैपिटल क्यू के वजह से, इसके वजह से जो मेरा पोटेंशियल है दैट इज योर के क्यू अपॉन आर, इसके वजह से जो मेरा पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है भैया, जो भी चार्ज है वो सरफेस पे तो होगा। एक सॉलिड कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस पे पाया जाता है, अंदर नहीं जाए वो आपको जा सकता। तो अगर चार्ज आपको सरफेस पे ही है तो सारे चार्ज का दूरी सेंटर से सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आप लिख दो के क्यू बाई आर। इन दोनों का समीशन हमको जीरो होना चाहिए। तो के से के मर गया, यानी कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू आर अपॉन आर। नाउ माइनस कैपिटल क्यू व्हाट इज दिस, 10 टू द पावर -8 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2। तो यहां से हमको दिख रहा है कि ये हमको सिर्फ 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। मतलब ग्राउंड करने के बाद सर यहां इसके ऊपर जो आपको इफेक्टिव चार्ज है, नेट चार्ज है, फाइनल चार्ज है, दैट इज इक्वल टू -5 इंटू 10 टू द पावर -9, जो कि हमको यहां पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज हाउ मच। भैया अगर एक बार इस पे ये चार्ज आ गया, उसके बाद अगर तुम ग्राउंडिंग को हटा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, इस पे चार्ज तो अब आ चुका है। तो भैया यही चार्ज रहने वाला है, ग्राउंडिंग को हटा भी दिया तब भी। और एक और बात समझिए, ग्राउंड करने के बाद इस पे इतना नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इससे निकल के ग्राउंड में फ्लो किया होगा, तभी ना इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो यही बोल रहा है कि ग्राउंड में इतना चार्ज फ्लो किया है ग्राउंडिंग करने के बाद। ऑप्शन नंबर बी भी मेरा यहां पर सही है। ठीक बात है सर। डी में कहता है द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज दिस मच। फाइनल मतलब हमसे कहता है कि ग्राउंडिंग को आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद ये जो पॉइंट चार्ज है तुम उसको 10 सेंटीमीटर और दूर ले गए फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। अब बताइए आपको क्या है पोटेंशियल। द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज हाउ मच। ठीक बात है सर, कोई बात नहीं, सिर्फ आपको बेसिक एक और कैलकुलेशन है। तो भाई साहब अगर तुमने इसके सेपरेशन को 0.2 से बढ़ाकर कर दिया है 0.3 मीटर, भैया तुमने 10 सेंटीमीटर और दूर ले गए ना, तो आपको कुल मिलाकर हो गया 30 सेंटीमीटर। तो अब अगर एंड ग्राउंडिंग भी हट गया आपका जीवन में, ग्राउंडिंग हट गया, इस पे जो चार्ज आना था वो आ चुका है। तो अब अगर मेरे से कोई इसके देखिए ये आपको है अभी भी सॉलिड कंडक्टर, तो अंदर में इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल आपको कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो सेंटर सी पर सॉल्व कर लो, तो सेंटर सी पे जो पोटेंशियल होगा वही इसके पूरे हर जगह का होगा। सो वीसी इज इक्वल टू, इसके वजह से लिखोगे दैट इज योर के क्यू अपॉन नया डिस्टेंस विच इज योर आर प्राइम, प्लस के
क्यू अपॉन योर स्मॉल आर। ठीक है सर। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये वाला जो आपका वैल्यू है ना 9 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल क्यू मेरे को 10⁻⁻8 है, और ये डिस्टेंस मेरे को भाई साहब 0.3 है। इसकी बात करोगे तो भैया माइनस साइन लगा दो। क्यों लगा दो माइनस साइन? क्योंकि आपको ये जो क्यू चार्ज है वो माइनस वाला चार्ज था, माइनस दिस मच, तो माइनस साइन लगा दिया। सो 5 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपको स्फीयर का रेडियस था 0.1, यहाँ पर आपने लिखा 0.1। ठीक बात है सर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों आपको मिलके हो जाएगा 10, ये आपको हो जाएगा इतना, यानी यहां से आपको निकल कर आएगा 300, और यहां से आपको निकल कर आ रहा है -450, यानी -150 होना चाहिए आपको नेट पोटेंशियल, लेकिन यहां पर हमको 300 दिया है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी वैलिड नहीं है। क्लियर एकदम? यानी कि इस सवाल का आपको जो सही जवाब है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ठीक है, बढ़िया, एकदम कॉन्सेप्चुअल सवाल है, लेकिन बहुत ही रूटीन क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अगेन एक ऐसा सवाल जहां पे आपको मेहनत करना है। बाकी सवाल में बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, लेंदी है, आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। इस सवाल में तुमको दो कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कॉन्फ़िगरेशन 1 एंड कॉन्फ़िगरेशन 2। आपके पास यहां पर कुल मिला के 3 और 3 6 प्लेट है, अगेन 3 और 3 6 प्लेट है। सभी प्लेट आपको यहां पर नॉन कंडक्टिंग थिन शीट्स हैं। ठीक है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट, माइनस सिग्मा नॉट एंड सो ऑन। अगर आपके पास जीवन में नॉन कंडक्टिंग शीट होता है और उस पर चार्ज डेंसिटी अगर मेरा सिग्मा है, तो इस अगर प्लस सिग्मा है तो इसके राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुमको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है ये। अगर ये कंडक्टिंग प्लेट होता तो बात अलग होती है, तब इसके दो सरफेस हो जाते हैं, दोनों सरफेस पे आपको चार्ज डेंसिटी होता है। अच्छा, अगर ये मेरे को प्लस सिग्मा नहीं होकर माइनस सिग्मा अगर होता है तो नेगेटिव है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के तरफ होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वही होगा प्लेट की तरफ, लेकिन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बात समझ में आता है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन की बहुत जरूरत है अपने को। सिग्मा नॉट की वैल्यू कितनी है दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट क्या लेना है दे रखा है। हर दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेट के बीच का सेपरेशन हमको दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर। अच्छा, फिर आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन है, हमको एक एक करके सभी को चेक करना है। चलिए आइए थोड़ा सा डायग्राम को और बड़ा कर देते हैं। देखिएगा, हमको कॉन्फ़िगरेशन 1 में जो रीजन 4 है, ये वाला रीजन 4 है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। बेसिकली आप जब इस पूरे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हर रीजन में, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, हर रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या है पहले ही पता कर लेते हैं, तो काम बहुत जल्दी फिर आसान हो जाएगा। ठीक बात है सर। अब देखिएगा, अगर हम रीजन 1 की बात करें, इस रीजन की बात करें, देखिए इधर की बात करोगे, इधर की बात करोगे, अगर हम इधर की भी बात करते हैं ना, तो भैया इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके वजह से इधर मर गया, इसके वजह से इधर और इसके वजह से इधर मर गया, एंड सिमिलरली फॉर द अदर टू। यानी सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो है और इधर भी आपको जीरो ही आएगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेन बीच बीच में चेक करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भी कि नहीं है, डायरेक्शन क्या है उसका। अगर हम इस वाले रीजन की बात करें तो भैया इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अवे फ्रॉम द प्लेट, इसके वजह से टुवर्ड्स द प्लेट। ठीक बात है सर। इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट, इसके वजह से टुवर्ड्स द प्लेट, ये दोनों मर गया, मतलब ये दोनों आपको मर गया इस रीजन में। सिमिलरली ये दोनों भी आपको मर जाएगा इस रीजन में, तो इफेक्टिवली हमको बचेगा बस यही दोनों। अब इसके वजह से भी था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस मत लिख देना क्योंकि डायरेक्शन तो हमने ले लिया है। सो बेसिकली इफेक्टिवली इस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, और इसकी वैल्यू है आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, इस रीजन की अगर तुम बात करोगे बेटा, इस रीजन की बात करोगे तो भाई साहब इसके वजह से देखिएगा, इसके वजह से दूर जाता हुआ है, इसके वजह से पास आता हुआ है, मर गया। इसके वजह से दूर जाता हुआ है, इसके वजह से पास आता हुआ है, मर गया। इसके वजह से दूर जाता हुआ है, इसके वजह से पास आता हुआ है, मर गया। यानी कि सर रीजन 2 में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जीरो है। आप जब इसी प्रकार से रीजन 3 को चेक करोगे तो यहां पे वापस से आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर जीरो, और यहां पर आपको वापस से आ जाएगा सिग्मा बाई
एप्सिलॉन नॉट। अब चेक कर लीजिएगा इसको, कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है। अच्छा, जहां तक बात है कि भैया ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपको है कितना, तो आपके पास डेटा दिया हुआ है, राइट। सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई ये मेरा एप्सिलॉन नॉट है, सो दिस बिकम्स योर 9 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो ये सॉल्व किया जा सकता है, अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको यहां पर डी भी चाहिए ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर तुमने पहला वाला सेक्शन को कंप्लीट किया है तो तुमको दिखेगा कि भैया रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1, ये मेरा रीजन 4 है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जो कि 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे को सही है। ठीक है, अब आता है कॉन्फ़िगरेशन 2 की बारी। तो भैया कॉन्फ़िगरेशन 2 की बारी जब आएगी ना, अब देखिएगा यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले रीजन को, ठीक है, इसके वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट साइड होगा, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को राइट साइड होगा। ठीक बात है सर। अच्छा, लेकिन ये दोनों का ही अब मैग्नीट्यूड अलग अलग है। किसी एक प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज योर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपको पहले से ही ये सिग्मा नॉट बाई 2 दिया हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं, आप ऐसा समझिए कि अगर इस रीजन की बात कर रहे हो ना, तो आप सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन खींच लीजिएगा। अब समझिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, उससे काम थोड़ा सा जल्दी होगा। अगर ये आपको सिर्फ सिग्मा प्राइम होता तो इसके वजह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लिखते सिग्मा प्राइम अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको राइट साइड ही होता, जिसकी वैल्यू होती है आपको सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो बाय द वे अगर ये सिग्मा प्राइम को हम नॉर्मल तरीके से लिखते तो हमको लिखना पड़ता सिग्मा नॉट बाई 2। सो बेसिकली सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो बेसिकली यहाँ 1 का फैक्टर है, यहाँ पर आपको 1/2 का फैक्टर है। ये फैक्टर कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर जो आपको 1/2 है, यहाँ पर जो आपको इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाइड है, एंड सो ऑन। सो हम वही कह रहे हैं कि आप जब रीजन 1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हो, सो डायरेक्टली टेक सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एज कॉमन। अब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट साइड है, राइट डायरेक्शन को है ना पॉजिटिव ले लो, तो आप यहां पे लिखोगे +1/2 क्योंकि यहां पर आपको 1/2 का फैक्टर है। तब ना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 लिखा है प्लस में। इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में राइट साइड ही है, यानी कि हमें +1 करना पड़ेगा, हमने राइट को प्लस लिया है। इसके वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट साइड यानी कि -1। इसके वजह से राइट साइड आएगा यहां पर ऐसे, तो सर +1। इसके वजह से यहां पर लेफ्ट साइड आएगा तो -1, और इसके वजह से हमको इस रीजन में राइट साइड आएगा तो +1/2। अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा आपका ये मरेगा, ये मरेगा, 1/2 + 1/2 इज 1, यानी कि सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब, और ये पॉजिटिव आई है, मतलब यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है जो कि है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से आप सारे केसेस को करते जाएंगे, 2 करने के बाद तुमको पैटर्न खुद ब खुद दिख जाएगा। अगेन अगर हम इस रीजन की बात करेंगे तो हमने यहां पर पहली बात सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन खींच लिया है, राइट। इस रीजन की बात करेंगे तो इसके वजह से हमको राइट साइड होगा, इसके वजह से हमको लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड वाले के लिए प्लस, लेफ्ट साइड वाले के लिए -1। इसके वजह से अगेन लेफ्ट साइड होगा तो अगेन -1, इसके वजह से राइट साइड होगा तो +1, इसके वजह से लेफ्ट साइड होगा तो -1, इसके वजह से राइट साइड होगा तो +½ ये मर गया अपने को, 1/2 1/2 +1, और ये क्या है -1 मर गया। तो इफेक्टिवली बचेगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव साइन का मतलब है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से तुम सारे रीजन को चेक करोगे तो ऑल्टरनेट करते रहेगा डायरेक्शन, यहां पर लेफ्ट साइड है, यहां पर राइट साइड आ जाएगा, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन लेफ्ट साइड सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट साइड सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है सर। तो ये जो हमको कह रहा है कि रीजन जो 3 है, यहां पर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमको गलत दिख रहा है, दैट इज सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो ये वाला मेरे को ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा,
अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंसेस की। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको होता है किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स की अगर हम बातचीत करें यहां पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको होएगा ना, डेल्टा वी बोल लो, वॉट एवर, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट ई इंटू डी। नाउ अगर हम यहां की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे को सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी तो मेरे को यहां पर डी है, दिया हुआ है डी। एक बार चेक करते कितना निकल कर आता है। सिग्मा नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दिस इज योर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, एंड डी इज 10 टू द पावर माइनस 6। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, और ये हमको हो जाएगा बेसिकली 1 वोल्ट। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो राइट साइड है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। यहां पर तो आपको खैर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, नो पोटेंशियल डिफरेंस राइट नाउ। अगर हम इधर की बात करेंगे तो यहां पर भी आपको इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का ही आएगा, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स। यहां पर भी आपको प्लस माइनस 1 वोल्ट ही आएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि पहले कॉन्फ़िगरेशन में इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इन केस 1 इज हाउ मच? तो भैया जब तुम यहां से यहां की बात कर रहे हो, बेसिकली आप यहां से ट्रैवल करते करते, आप यहां से ट्रैवल करते करते जब यहां तक आओगे तो जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी, आप यहां से ट्रैवल करो +1 +1 +1, तो टोटल आपको यहां पर हो जाएगा 3 वोल्ट। लेकिन आपको यहां पर दिया हुआ है 5 वोल्ट, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मेरे कॉन्फ़िगरेशन 2 पर भी चले जाएंगे तो भैया यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। मतलब यहां पर दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू योर सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। इसकी वैल्यू आई थी 1, यानी ये हो जाएगी तुमको 1/2 वोल्ट्स। अच्छा, मतलब यहां पर आपको पोलैरिटी होगा ऐसे 1/2। यहां की बात करोगे तो भैया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे लेफ्ट साइड है, मतलब ये आपको होगा माइनस प्लस ओनली, ये माइनस है ना तो माइनस प्लस ओनली, दिस इज योर 1/2। यहां पर प्लस माइनस ओनली 1/2, यहां पर माइनस प्लस ओनली 1/2, यहां पर प्लस माइनस ओनली 1/2। यहां पर अगर तुम जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो ना तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, बचेगा सिर्फ एक प्लस हाफ। यानी यहां पर पहले और आखिरी शीट के बीच का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी योर 0.5 वोल्ट्स। लेकिन यहां पर हमको कहता है कि शून्य है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका 0 है। तो होने को तो ये आपको मोर देन 1 करेक्ट है, लेकिन आपको एक ही आंसर यहां पर सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेंदी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली आपको मुश्किल नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको ट्रैप क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि बच्चों को एक चीज याद करा दी जाती है कि भैया रट लो। क्या चीज याद कर लेते हैं बच्चे? बच्चा याद कर लेता है कि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है किसी बॉडी के लिए जब वो आपको रोटेट मार रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर Q/2m। Q/2m, Q इसका चार्ज है, m इसका मास है। ये आपको हर जगह वैलिड नहीं है। ये तभी वैलिड है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेम फैशन में है। सेम फैशन का मतलब, सपोज कीजिए कि भैया आपके पास एक डिस्क है, आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, और ये डिस्क आपको रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। इस पे आपको मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पे आपको चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेम सरफेस एरिया पे, तब इसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन चार्ज आपको सिर्फ इसके सरकमफरेंस पे है, तब ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का स्टाइल अलग है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न आपको अलग है। यही इस सवाल में भी आपको कैच हुआ कि भैया आपको इस सवाल में कहता है कि एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग शब्द ही पूरे गेम को आपको बदल रहा है। कंडक्टिंग का मतलब है कि जो भी चार्ज है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे पाया जा रहा है, लेकिन मास तो आपको एक सॉलिड स्फीयर है ना, मास तो आपको अंदर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर हमसे यहां पर वही पूछता है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज हाउ मच बेसिकली। तो ये सवाल आपको एक क्लासिक कैलकुलस का सवाल है जहां पर आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और इसीलिए कहा जाता है कि भैया आपका बेसिक जो है, राइट, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे सॉल्व करते हो ना, उसी स्टाइल से आपको यहां पर भी एलिमेंट लेना पड़ेगा टू फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मुद्दे की बात यह है कि जब ये बॉडी आपका, सपोज कीजिए कि हमने ये एक्सिस जो लिया है सवाल के हिसाब से, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है,
मास m है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना बहुत सिंपल है, राइट? सॉलिड स्फीयर है तो I इंटू ओमेगा, I हो जाएगा 2/5, I हो जाएगा 2/5 m इंटू आर स्क्वायर इंटू योर ओमेगा, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, राइट? डन एंड देयर। लेकिन चार्ज इसके सरफेस पे है, पूरे इसके सरफेस पे चार्ज है, और अगर ये रोटेट कर रहा है देन हाउ वी कैलकुलेट योर मैग्नेटिक मोमेंट? तो अप्रोच वैसा ही है कि हम इसमें है ना थीटा पे जाके, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, हम लोग यहां पर थीटा पर जाके डी थीटा, और ये हम लोग इसके ऊपर एक सर्कुलर स्ट्रिप ले रहे हैं, ऐसा आपने सेम स्टाइल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त भी किया होगा एक हॉलो स्फीयर का। सो बेसिकली हमने ये वाला इसके ऊपर एक एलिमेंट लिया है, ये स्ट्रिप है ना, और ये स्ट्रिप आपको इस स्फीयर के ऊपर चारों तरफ है, यानी कि पीछे में भी आपको ये स्ट्रिप ऐसे है, घूम रहा है पूरा, ठीक बात है सर? ऊपर से देखोगे तो तुमको ये स्ट्रिप बेसिकली ऐसा दिखाई देगा, कॉन्सेंट्रिक इस प्रकार से, है ना, ये वो शेडेड पोर्शन है। सो बेसिकली हमारा टारगेट है टू डिटरमाइन कि भैया इस स्ट्रिप के ऊपर कितना चार्ज सिचुएटेड है। तो अगर ध्यान से देखिए तो हमने क्या किया था, हमने थीटा पर जाके डी थीटा ये लिया था, मतलब इसका जो आपको विड्थ है ना, इसका जो आपको विड्थ है दैट इज गोइंग टू बी योर आर डी थीटा, ठीक बात है सर? अच्छा, और ये जो मेरा सर्कल बना है, ये जो मेरा सर्कुलर स्ट्रिप है, इस सर्कुलर स्ट्रिप का भी एक रेडियस होगा स्मॉल आर, वो रेडियस भी हम सॉल्व कर सकता है। कैसे सर? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको आर है, ये आपको थीटा है, तो इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही ना मेरे को हो जाएगा रेडियस ऑफ दैट स्ट्रिप, आर कॉस थीटा इज अ रेडियस। सो हमको यहां से स्मॉल आर समझ में आता है कि भैया वो अपने को है आर कॉस थीटा, यानी कि ये जो स्ट्रिप का आपको सरफेस एरिया है, स्ट्रिप का थिकनेस कितना है, आर डी थीटा, उसका सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर, यानी वो जो डी एरिया है दैट इज गोइंग टू बी योर 2πr इनटू योर दिस थिकनेस, ठीक है? तो 2πr की जगह हम लोग लिखेंगे आर कॉस थीटा, और थिकनेस है हमको बेटा यहां पर आर डी थीटा, तो ये हमको हो जाएगा 2πr स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक बात है सर? अच्छा, पूरे स्फीयर पे आपको चार्ज है कैपिटल क्यू, तो इतने से एरिया पे कितना चार्ज होगा, दैट इज गोइंग टू बी डी क्यू चार्ज, वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया जिसके ऊपर मेरा फोकस है इस समय, कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां से ये आपको कटेगा, ये आपको हो जाएगा 2, सो दिस बिकम्स योर q by 2 cos थीटा डी थीटा, दिस इज द डी क्यू चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप। नाउ जब ये आपको ओमेगा से घूम रहा है, सो दिस स्ट्रिप जिसके ऊपर आपको डी क्यू चार्ज है, वी कैन कंसिडर इट एज अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जिसमें आपको एक पतला सा, एक छोटा सा डी आई करंट ले लो आप, एंड दैट करंट वुड बी योर चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, एक चक्कर काटने का टाइम कितना है, कैपिटल टी, विच इज योर 2π बाई ओमेगा। अच्छा, तो अगर ध्यान से देखें तो यही मेरा यहां पर क्या है, डी क्यू, तो ये हमको हो जाएगा q बाई टोटल, नीचे आपको आ जाएगा 4π, ऊपर में मेरे को हो जाएगा यहां पर कॉस थीटा इंटू ओमेगा इंटू योर डी थीटा, है ना, यहां पर मेरे को एक ओमेगा भी था, ठीक है? अच्छा, दिस इज योर डी आई करंट। अब एक आपके पास डी आई करंट है, और व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप, करंट इनटू एरिया, तो इसका जो छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर करंट, और करंट है मेरे को q ओमेगा अपॉन 4π, दिस इज योर कॉस थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है विच इज योर पाई आर स्क्वायर। सो पाई और आर स्क्वायर की बात करोगे तो ये आपको हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपने इतना जद्दोजहद करके कैलकुलेट किया है ना, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, आइए इसका काम खत्म हो गया अपने जीवन में। तो हमारे पास छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट आया है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो यहां से पाई और पाई को हम लोग मार सकते हैं, आपके पास यहां पर क्यू ओमेगा है वो बाहर जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर जाएगा, सो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाहर आएगा, नीचे में एक 4 है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर में मेरे पास बचेगा यहां पर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे को हो जाएगा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक लगा दूं मैं, राइट? यहां से
यहां से आप उठते उठते जा रहे हो, यानी 0 से लेके π/2, लेकिन नीचे भी तो आपको सेम डिट्टो है, सिमेट्रिक। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मेरे को टोटल मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो मैं लिमिट लगा दूं 0 से लेके π/2, ये अपर हाफ का दे देगा, और इस पूरे को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लोअर हाफ भी इंक्लूड हो गया है। या फिर लिमिट लगा दो -π/2 से लेके π/2, एक ही बात है। ठीक है सर, आपने ये cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा है? ताकि आप यहां पर लगा दे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हम लोग साइन थीटा को एक एलिमेंट, एक वेरिएबल t बोल देते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया तो cos थीटा d थीटा को हम लोग यहां पर dt लिख पाएंगे। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको है q ओमेगा r स्क्वायर अपॉन 2। सो बेसिकली cos थीटा d थीटा को हम लोग dt लिख सकता है, तो ये आपको हो जाएगा dt 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक बात है। तो यहां पर हमको हो जाएगा q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेट किया तो 1 का इंटीग्रेशन t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको t³/3। अब जो आपने अज्यूम किया था उसको वापस से रिप्लेस कर दो, t को लिया था साइन थीटा, सो साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई 3, और लिमिट है अपने को बेटा जी 0 से लेके π/2। अगर तुम यहां पर π/2 सब्स्टिट्यूट करोगे, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, π/2 लिखोगे तो ये आपको हो जाएगा 1, अगेन π/2 लिखोगे तो 1, 1/3, और जब लिखोगे 0 तो ये आपको 0 ही हो जाएगा। तो आपको दिखना चाहिए कि आपका जो आया है मैग्नेटिक मोमेंट, एक काम करो, इसको सिंबल कुछ और देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने मास का सिंबल m लिया हुआ है, इसको ऐसा लिख दो। ये लोग क्या सिंबल दिया है? कोई सिंबल दिया है? नहीं दिया है, इसको लिख दो आप ऐसा। ठीक है, तो आपके पास यहां पर म्यू की वैल्यू निकल कर आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो 2 और 2 मर गया ना, तो q ओमेगा r स्क्वायर अपॉन योर 3। ठीक है, आपसे पूछा है सवाल में रेशियो ऑफ L अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट, और रादर मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन L। तो ये मेरे पास हो गया है q ओमेगा r स्क्वायर बाई 3, और ये हो गया है 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो हम अगर ध्यान से देखें तो मेरा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर मर रहा है। आपके पास यहाँ पर और क्या है? और क्या है मेरे पास? दिस इज गोइंग टू बी योर 5 अपने को ऊपर जाएगा ना, सो दिस बिकम्स योर 5/3 एंड q/2 है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अल्फा की वैल्यू निकल कर आ रही है बेटा अपने को 5/3, जो कि हमको हो जाता है 1.67। आप जब इसका ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो उन्होंने यहां पर रेंज दिया था, जो कि आपको एडवांस करता भी है। उन्होंने रेंज दिया था 1.65 से लेके 1.67 के बीच में। आप 1.65 लिखो तब भी मार्क्स मिलेगा, 1.66 लिखोगे तब भी मार्क्स मिलेगा, और 1.67 लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलने वाला है। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी आपके सामने 2 सवाल आने वाला है ईएमआई को लेके, और दोनों ही सवाल हमको मतलब प्रैक्टिकली काफी डुएबल सवाल है। ये तो आपको बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। सवाल की लैंग्वेज को आप एक बार पढ़ो वीडियो को पॉज करके। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन दी एग्जैक्ट प्लेन दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपका ओरिजिनल पोजीशन है, ऐसा वाला, ये वाला। ठीक है, पहले ये एग्जैक्ट प्लेन में था, और फिर समय 0 से ये फिर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करता है विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन y डायरेक्शन में, सॉरी z डायरेक्शन में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड अपने आप में ही टाइम का एक फंक्शन है, b नॉट cos ओमेगा t k कैप, वेयर b नॉट इज अ कांस्टेंट ओवर हियर। द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर एल्स। ठीक है, तो आपका जो फील्ड है ना वो सिर्फ आपको y मोर देन इक्वल टू 0 के लिए है, यानी फील्ड आपको सिर्फ इधर है, लेफ्ट साइड आपको कोई भी फील्ड नहीं है। ठीक बात है सर? अच्छा, ignoring self inductance of the loop and gravity, which of the following plots correctly represents the induced EMF in the loop as a function of time? देखिए ग्राफ वाला सवाल हो, मैट्रिक्स मैच हो, ठीक है, प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर इसका निकल के आ जाता है। तो एग्जाम में घबराना नहीं, अपने को फील्ड दिया है कि भैया टाइम का फंक्शन है, और फील्ड अपने को पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। अगर हम इसका एक और चित्र बनाए, मतलब एक बना दे जेड एक्सिस, एक हमने बना दिया यहां पर वाई एक्सिस।
सो जेड एक्सिस मेरे को वर्टिकली ऊपर दिख रहा है, ये मेरे को वाई एक्सिस है, और जो मेरा एक्स एक्सिस है ना दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। तो हमने ऐसे बनाया है कि जैसे कि ऑब्जर्वर यहां से इसको देख रहा हो, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम डायग्राम को बनाओगे तो तुम्हारा जो लूप है तुमको बस ये दिखाई देगा सामने से। ये लूप आपको देखिए अभी रोटेट कर रहा है। एंड बाय द वे फील्ड आपको सिर्फ राइट साइड है, फील्ड इस ब्लू लाइन के सिर्फ राइट साइड है, लेफ्ट साइड फील्ड नहीं है, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन आपको ऊपर है, अच्छी बात है, और टाइम वेरिंग फील्ड है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, आपको जब ये घूमना शुरू करता है तो उस लूप से फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो ईएमएफ पैदा हो रहा है, पैदा हो रहा है, पैदा हो रहा है, ईएमएफ है, ईएमएफ है, ईएमएफ है, ईएमएफ है, ईएमएफ है। लेकिन अब भैया यहां पे तो आपको फील्ड है ही नहीं, यानी इस रीजन में आपको कोई ईएमएफ नहीं है, यानी 0 से लेके पाई तक ईएमएफ है, पाई से लेके 2 पाई तक ईएमएफ नहीं है। इसी से आपका काफी हद तक काम बन जाएगा। हमको समझ में आया कि थीटा 0 से लेके पाई तक ईएमएफ इंड्यूस्ड है। नाउ इसका मतलब हो गया कि अगर हम टाइम की बात करें, सो टाइम इज व्हाट, टाइम इज माय डियर फ्रेंड थीटा बाई ओमेगा, राइट। सो 0 का मतलब है 0 टाइम, सो 0 से लेके पाई बाई ओमेगा, इतने टाइम में आपको ईएमएफ है, ठीक है। लेकिन जब थीटा पाई से लेके 2 पाई था, यानी कि टाइम जब आपको पाई बाई ओमेगा से लेके 2 पाई बाई ओमेगा है, इस जोन में आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 है। तो अगर तुम ग्राफ को देखोगे कि भैया पाई बाई 2 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा टाइम तक आपको ईएमएफ 0 है, यानी ये पॉसिबल है, ये वाला आंसर पॉसिबल है। लेकिन पाई बाई लेके 2 पाई बाई ओमेगा ईएमएफ कहां से आ गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है सर, बढ़िया है। अब अगर हमको ग्राफ को जज करना है कि भैया वास्तविक में कौन सा ग्राफ होगा, देन यू नीड टू डिटरमाइन द ईएमएफ इंड्यूस्ड का इक्वेशन, और वो भी बड़े प्रेम से किया जा सकता है। तो इसका काम फिलहाल के लिए आपको समाप्त होता है। तो शुरुआत में आपका जो लूप है, समय शून्य में आपका जो लूप है वो ऐसे था, किसी टाइम टी पर लूप सपोज कीजिए ऐसे है, ठीक है। किसी जनरल टाइम टी पे ये रहा आपका लूप, यानी लूप कितना एंगल घूम गया, मान लेते लूप आपको थीटा एंगल घूम गया, वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब मेरी बात को समझिएगा, शुरुआत में आपका जो लूप था वो ऐसे था, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी। तो अगर लूप आपको ऐसे है तो एरिया वेक्टर लूप के परपेंडिकुलर होगा। तो शुरुआत में आपको ये रहा मेरा एरिया वेक्टर। लूप जब थीटा से घूमता है तो बाद में आपका जो एरिया वेक्टर पहले लेफ्ट साइड था, लेकिन अब वो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया होगा, ये एरिया वेक्टर है। तो भैया तुमको दिखना चाहिए कि अगर आपको लूप थीटा से घुमा है तो आपका एरिया वेक्टर भी थीटा से घूम गया है, यानी ये मेरा बेसिकली एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है थीटा, राइट। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो किसी गिवन टाइम टी पर फील्ड आपको ऊपर की तरफ है, यानी फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है माय डियर फ्रेंड दैट इज योर 90 माइनस थीटा। तो अगर मेरे को किसी गिवन टाइम टी पर फ्लक्स लिखना होगा तो हम लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, और कौन सा एंगल लेते हैं, एरिया और फील्ड के बीच का, यानी कि जनाब 90 माइनस थीटा। अब सर फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू योर बी नॉट, अरे बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, मेरा एरिया है लूप का, ठीक है। ये हमको हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा क्या है, थीटा मेरे को साहब ओमेगा टी के बराबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी नॉट ए डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस बिकम्स माय डियर फ्रेंड साइन 2 ओमेगा टी। ये मेरे को आ गया फ्लक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो मेरे को आ जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी करो, तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो आपको 2 ओमेगा बाहर निकल कर आएगा, तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा बी नॉट ए ओमेगा एंड कॉस 2 ओमेगा टी। अब ये खुद तुमको समझा देगा कि आपका कौन सा ग्राफ यहां पर पॉसिबल है। तुम कोई भी एक शुरुआत का ही टाइम ले लो, फॉर एग्जाम्पल तुम समय शून्य ले लो। आप जब इस इक्वेशन में t को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भैया ये वैल्यू आपको निकल के आएगी +1, यानी कि आपको v निकल के आएगा माइनस बी नॉट ए ओमेगा। भैया यहां पर तो समय शून्य पर v 0 है, समय शून्य पर आपको यहां पर v नेगेटिव में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख जाएगा। और ऐसे भी ये जो आपको ग्राफ है ना नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आपको कॉस का, माइनस कॉस का आपको ग्राफ है ये वाला,
ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए यही वाला आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए है। बढ़िया है। अच्छा, 7th नंबर क्वेश्चन आपको अगेन एक बड़ा ही रूटीन सा क्वेश्चन है। सवाल को आप एक बारी वीडियो को पॉज मारिए, पढ़िए, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आपके पास एक वाईजेड प्लेन है और वाईजेड प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, कांस्टेंट फील्ड है थ्रू आउट दिस रीजन। ठीक बात है सर। आपके पास यहां पर एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, समय शून्य पर यह लूप जस्ट इस फील्ड के अंदर घुसने के लिए रेडी है। आपने इस लूप को दे दिया एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, नॉट कांस्टेंट, आपने इस लूप को एक वेलोसिटी वी नॉट देके छोड़ दिया। अब ये लूप आपको अंदर घुस रहा है। ठीक बात है सर। आपको एक पैरामीटर दिया गया है कि भैया बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू एम। व्हाट इज आर एंड एम? एम इज मास ऑफ द लूप, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। इस पूरे चीज को बोलता है कि आप कोई वैल्यू के मान लेना। ठीक बात है सर। अब आपके पास यहां पर 4 चीजें पूछी जा रही है, तो चलिए डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और प्रश्न को डिकोड करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इसका बनाओ टॉप व्यू, क्योंकि उसी में ही आनंद है। यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देख रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा मुन्ना एक वाई एक्सिस, उसको दिखाई देगा एक एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दिखाई देगा उसको अपने तरफ आते हुए। आउट ऑफ द प्लेन जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे को एक्स एक्सिस है। ठीक है। शुरुआत में समय शून्य पर आपको जो लूप है वो इधर है। इसके मोशन को है ना एनालाइज करो, इसके मोशन को फील करो। अच्छा, ठीक बात है सर। इसका जो लेंथ है वो हमको प्रश्न में एल दिया हुआ है। बढ़िया है सर। आपने इसको वी नॉट, आपने इस लूप को वी नॉट स्पीड दे दिया। अच्छा, और ये कोई वैल्यू है कि वो हमको दे रखा है। अब होगा क्या, थोड़े से समय बाद, कुछ समय बाद ये लूप आपको थोड़ा सा पार्शियली अंदर घुस गया। ये लूप आपको अंदर पार्शियली घुस गया है। ठीक है। मान लेते हैं कि अब इसकी वेलोसिटी कुछ और है। अब इसकी वेलोसिटी चेंज क्यों हुई वो भी हम समझेंगे। मान लेते हैं कि अब इसकी जो स्पीड है दैट इज गोइंग टू बी योर v, राइट। एंड ये जो आपको लूप है ना वो आपको x डिस्प्लेसमेंट कर गया है। x नहीं बोल सकते, अच्छा y एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है तो ये आपको y डिस्प्लेस कर गया है। ठीक बात है सर। अच्छा, तो भाई साहब इस लूप को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके फील्ड आपको सिर्फ इस रीजन में है। तो ये वाला जो आपको है ना, ये वाला जो आपको सेगमेंट है, इसमें आप निकाल सकते हैं मोशनल ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, बिकॉज दिस वायर इज कटिंग द फील्ड। इस वाले सेगमेंट में आपको ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, इसमें भी नहीं हो पाएगा। और यहां तो भाई आपको फील्ड है ही नहीं। तो अगर तुम ध्यान से देखो वेलोसिटी राइट साइड है, फील्ड मेरे को यहां पर आउट ऑफ द प्लेन है। आप करो यहां पर वी क्रॉस बी, आप करो यहां पर वी क्रॉस बी, तो तुमको दिखाई देगा कि इसमें कुछ इस प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको करंट पैदा होगा। अब अगर तुमसे मैं इस ईएमएफ की वैल्यू पूछूं तो बड़ा ही सिंपल है कहना, बी नॉट है ना, बी की वैल्यू क्या है, बी नॉट है। सो बी नॉट इंटू स्पीड बी वी इंटू एल। ठीक है, इसका लेंथ आपको एल है, यानी कि जो करंट इंड्यूस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू योर बी नॉट वी एल अपॉन योर रेजिस्टेंस। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वाले वायर पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। इस वाले पे नहीं लग सकता क्योंकि भैया आई एल क्रॉस बी है, तो यहां पर आपको एल और आपका जो डायरेक्शन है राइट वो आपको सेम डायरेक्शन में है। भाई साहब आपको एक करंट कैरिंग वायर है ऐसे, ठीक है, और आपका जो फील्ड है वो ऐसे है। अच्छा नहीं, फोर्स तो लगेगा आपको, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इतने से सेगमेंट पे जो तुमको फोर्स लगेगा और इतने से जो तुमको सेगमेंट पे फोर्स लगेगा वो तुमको दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो फोर्स आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर कोई फील्ड है नहीं तो इसमें आपको कोई फोर्स होगा नहीं। समझ रहे हो ना? इस वाले सेगमेंट में करंट हमको यहां पर राइट साइड है, फील्ड मेरे को यहां पर आउट ऑफ द प्लेन है। आप यहां पर कर लो वी क्रॉस आई एल क्रॉस बी, तो जब आप आई एल क्रॉस बी करोगे तो तुमको थंब आएगा इधर की तरफ और इस पे आएगा फोर्स इधर की तरफ। ये दोनों फोर्स आपको कट जाएंगे, बचेगा आपको फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस वाले वायर पे, और वो भी आएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। करके देख लो आई एल क्रॉस बी।
अब ये जो आपको फोर्स है ना, दिस फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी, आई की वैल्यू इतनी है और इसी में एल इंटू बी भी कर दोगे तो आपको ये हो जाएगा बी नॉट का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी योर एल का स्क्वायर, वी डिवाइडेड बाई योर आर। अच्छा, ये फोर्स ही लग रहा है इकलौता फोर्स जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है, तभी तो इसका स्पीड समय के साथ घट रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स इज एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहां पर माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम को है ना लेफ्ट साइड ले आओ। अब तुमको मजा आया कि सर ये जो वैल्यू है हमको कहता है कि एक वैल्यू के ले लो, तो यहां से आपको ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी आ जाएगा। ऐसा इक्वेशन तुमने काइनेमेटिक्स में बहुत बार देखा है कि भैया ए इज इक्वल टू माइनस के वी। अच्छा, के क्या है वो आप सब जान ही रहे इस समय। अब बेसिकली आपको अलग अलग रिलेशन चाहिए यहां पर, ए और एक्स के बीच में, सॉरी वी और एक्स के बीच में रिलेशन, वी और टी के बीच में, एक्स और टी के बीच में, क्योंकि हमको जो चारों ऑप्शन दिया है उसमें कहीं ना कहीं वैसी ही चीजें पूछी जा रही है। तो एक काम करते, पहले सभी का रिलेशन यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे, है ना, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, हम लोग यहां पर ए को लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स, मत लिखना वाई में जा रहा है ना, तो वी डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू योर माइनस के इंटू वी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया आपका v से v मर जाएगा, तो यहां पर आपको आ रहा है dv इज इक्वल टू माइनस के डी वाई इंटीग्रेटेड, राइट। जब मेरा y जीरो है, यानी कि जब आपको ये जस्ट एंटर करने शुरू किया था तब मेरा स्पीड उसका v नॉट था, और किसी जनरल y डिस्प्लेसमेंट पे आपको इसका स्पीड v है, सो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू योर माइनस के वाई। तो एक रिलेशन मेरे पास यहां पर आया है कि भैया v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के इंटू वाई। इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, घबराइए मत, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एक आप इस ए को लिख सकते थे dv बाई डी टी, तो अगर मैं इसको dv बाई डी टी लिख दूं, dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी, तो इस v को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, dv बाई वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। सही बात है, समय शून्य पर इसकी स्पीड v नॉट थी, जनरल टाइम t पर इसकी स्पीड v है, राइट। और ये टाइम t कब की बात की जा रही है, ये भी आपको एंटर कर ही रहा है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट मारोगे लॉग वी आएगा, और लिमिट उमिट लगाओगे तो लॉग वी बाई वी नॉट आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमको माइनस के टी। यानी कि यहां से हमको एक इक्वेशन निकल कर आ रहा है कि भैया v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। देख लीजिए, अच्छा है साहब, बहुत ही बढ़िया है। एक मेरे को लास्ट रिलेशन चाहिए x और t के बीच में, x और t के बीच में, ये है आपको v और y के बीच में, ये है मेरा v और t के बीच में। तो साहब इसी वाले इक्वेशन को अगर हम लोग v की जगह लिख दे यहां पर dy बाई डी टी, v की जगह हम लोग लिख देंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, तो आपको यहां पर dy हो जाएगा वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी इंटू डी टी। समय शून्य पर अभी y जीरो है, राइट, और जनरल टाइम t पर y की वैल्यू y है, तो यहां से मेरे को y की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी का इंटीग्रेशन करेगा तो आपको डिनोमिनेटर में एक माइनस के निकल कर आएगा, और ये हो जाएगा माइनस के टी जीरो से लेके टी तक। ठीक बात है साहब, अच्छा अच्छा, ना लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो यहां से मेरे को फाइनल जो रिलेशन निकल कर आएगा ना, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई योर के, और ये हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमको निकल कर आए हैं इस सवाल के हिसाब से। पहला हमको कहता है कि भैया अगर मैंने जो वी नॉट दिया था वो 1.5 KL है, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड, राइट, लूप विल स्टॉप बिफोर इट कंप्लीटली इनसाइड द फील्ड। अगर हम इस वाले रिलेशन का इस्तेमाल करें, सुनिएगा आप, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के इंटू वाई, हम कह रहे हैं कि ये पता करो कि मिनिमम कितना स्पीड हम दे दे ताकि ये जस्ट ये इतना हो पाए, यानी कि जस्ट एंटर किया, यानी कि जब इसका y डिस्प्लेसमेंट l के बराबर हो जाए, भैया पहले वो यहां था, फिर हम चाहते हैं कि वो जस्ट अंदर घुस जाए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेंथ के बराबर ना हुआ जी। तो हम कह रहे हैं कि जब जस्ट घुसा है अंदर, यानी ये जो
फाइनल स्पीड है वो 0 हो जाए, ये मेरे को v नॉट है और इसका डिस्प्लेसमेंट आपको l के बराबर है, यानी v नॉट शुड बी इक्वल टू kl। अगर तुमने इसको kl स्पीड दिया होता तो ये जस्ट अंदर घुस पाता, लेकिन तुमने तो उसको स्पीड दे दिया है 1.5 kl। जब इतना ज्यादा स्पीड दे दोगे तो भैया ये आपको कंप्लीटली अंदर तो घुस ही गया है, और एक बार ये आपको कंप्लीटली अंदर घुस गया है, एक बार ये लूप आपको कंप्लीटली अंदर घुस गया है ना, उसके बाद इसके पास जो भी वेलोसिटी उस समय रही होगी उसी कांस्टेंट स्पीड से वो आगे जाते जाएगा, बिकॉज एक बार कंप्लीटली अंदर है, यानी कि पूरे लूप से फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है, यानी नो ईएमएफ इंड्यूस, नो करंट, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, राइट। तो एक बात तो तय है कि इतना स्पीड दे दोगे तो पूरा लूप अंदर घुस चुका है, और ये कहता है कि लूप विल स्टॉप, कैसे स्टॉप, बिफोर एंटरिंग, कंप्लीटली एंटरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे को यहां पर गलत है। When the complete loop is inside the region of field, the net force acting on the loop is 0। ये हमने ऑप्शन नंबर ए में ही डिक्लेयर कर दिया था कि जब ये आपको पूरा अंदर होगा, आपको फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका है, आपको देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, नो ईएमएफ इंड्यूस, नो करंट, देयर इज नो फोर्स ऑल्सो। अगर करंट होता भी तब भी आपको ओवरऑल लूप पे आपको फोर्स 0 निकल के आता तब भी। ठीक बात है सर, अच्छा बढ़िया है साहब, हटाइए इसको, लेट्स रिमूव दिस। अब जनाब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के लिए। सी में हमसे कहता है कि अगर V नॉट इज इक्वल टू KL/10, ये V नॉट अगर मेरे को KL/10 है, द लूप कम्स टू रेस्ट एट t इक्वल्स टू दिस मच। आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब आप देखिए इस इक्वेशन को, आप अगर लूप को रुकवाना चाहते हैं, ठीक है, आपने उसको कुछ स्पीड दिया, समझिएगा जब आपने V नॉट दिया था KL, तब वो लूप रुका था जस्ट जब वो अंदर घुस रहा था, यानी कि अगर तुमने स्पीड 1/10 दिया है तो बहुत पहले ही पार्शियल घुस के वो आपको रुक जाएगा। लेकिन जहां तक बात टाइम कैलकुलेट करने की है ना, तो ये इक्वेशन आपको समझाता है कि वो टाइम, अगर तुम ग्राफ देखो तो वो टाइम आपको होगा t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, यानी कि एक वैल्यू क्वांटिफाई इसमें नहीं कर रहे हम लोग, मैथमेटिकली आपको ये टाइम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी t टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी तो आपको ऐसे ही गलत हो जाने वाला है। हालांकि इसमें बच्चे बहुत कैलकुलेशन लगा रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, भैया टाइम कैसे निकाल ले हम इस चीज का। ठीक बात है सर। अच्छा, इफ V नॉट इज इक्वल टू 3 KL, द कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम दिस मच। KL स्पीड पे लूप जस्ट अंदर घुसा था, तो अगर इतना स्पीड दे दोगे तो भैया लूप तो अंदर आसानी से घुस ही गया है। तो जब वो अंदर घुस चुका था, यानी कि जब उसका y डिस्प्लेसमेंट L के बराबर हो चुका था, तब कितना टाइम आपको जीवन में बीत चुका है। तो इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन का, y की वैल्यू L है, V नॉट की वैल्यू कितनी है 3 KL, K 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT, L ने L को मार दिया, K ने K को मार दिया, 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT, e टू द पावर माइनस KT इज इक्वल टू 2/3। यानी कि जनाब लॉग ले लोगे तो लॉग ले लोगे तो ये आपको आ जाएगा माइनस KT और ये आपको आ जाएगा 2/3, यानी कि टाइम हमको यहां पर हो जाएगा 1/k, और नेगेटिव साइन जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी कि ये आपको हो जाएगा 3/2, जो कि हमको यहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। यानी इस सवाल का सही जवाब अपने को होगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। बढ़िया है सर, बढ़िया है। चलिए, प्यारा सवाल है आपको, है ना। आते हैं आज के सेशन के आखिरी सवाल पे, और बहुत ही बेसिक सवाल है आपको। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एक थ्योरी वाली पार्ट होती है कि भैया आपके पास एक सप्लाई है, सोर्स है, आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये आपको रेजिस्टेंस हो सकता है, RL हो सकता है, RLC हो सकता है। ये जो सप्लाई सोर्स है वो हमको दिया हुआ है 300 sin 400t। ठीक बात है सर। द पॉसिबल करंट्स इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज हाउ मच, ये तो खैर ऑप्शंस है, और यहां पर आपको मैट्रिक्स मैच था, तो ये है आपको वो बेसिकली मैट्रिक्स मैच, कि अगर वो Z जो था, वो जो एलिमेंट था, अगर वो सिर्फ रेजिस्टेंस है तो इसमें से कौन सा वाला I वर्सेस टाइम का ग्राफ हो सकता है, अगर वो एक RL है तो कौन सा होगा। तो आपको डायग्राम क्लियरली दिख सके इसके लिए हमने एक एक करके चीजों को करना शुरू किया है। मेरे लिए जो काम की चीज है वो ये वाली थी कि सप्लाई सोर्स आपको कितना है। सबसे पहला केस था आपका P। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, P की मैचिंग क्या 1 के साथ है, क्या 2 के साथ है, या 3 के साथ है, कि 4 के साथ है, कि 5 के साथ है, यही चेक करना अपने को। अच्छा, अगर प्योर रेजिस्टेंस होता है
तो सबसे पहली बात जो आपका करंट का इक्वेशन होगा दैट इज नथिंग बट ई बाई आर, है ना। इन फेज होता है, दोनों फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, ई भी और आई भी। अब ई का इक्वेशन मेरे को यहां पर दिया हुआ है, दिस इज योर 300 साइन 400t डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज 30, तो ये हो जाएगा मेरे को 10 साइन 400t। तो भैया सबसे पहली बात, प्योर साइन का ग्राफ दिखना चाहिए जो कि यहां पर दिख रहा है, जो कि हमको लगभग यहां पर दिख रहा है, लेकिन मेरा जो करंट का पीक है वो मेरे को 10 होना चाहिए, जो कि यहां पर हमको दिख रहा है पीक 10। यहां पर तो भाई साहब आपको पीक 5 है, यानी कि मेरे को पी की मैचिंग 3 के साथ देखने के लिए मिल रही है। तो 3 के ऊपर हम लोगों ने पी लिख दिया है कि भैया तुम तो अपना जगह ले चुके हो। ठीक बात है सर। सो पी की मैचिंग 3 के साथ है, तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, तो बी और डी तो अपने को ऐसे ही कट गया है। अगला बात करते हैं, पी के बाद आता है अपना क्यू। क्यू में अपने पास यहां पर है एक आर एल। सबसे पहली बात निकालिए इसमें इंपिडेंस क्या है ना। आर दिया हुआ है, व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा मेरा 400 है ना, सो 400 इंटू 100 मिली हेनरी इज 0.1 हेनरी, यानी कि ये हो जाएगा 40 ओम्स। यानी कि मेरा जो इंपिडेंस है 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट विच इज योर 50 ओम्स। सो द करंट इक्वेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू पीक करंट वुड बी 300 बाई इंपिडेंस। सो 300 बटा 50 कितना होता है, 6 साइन 400t। लेकिन अब आता है कहानी ऑफ फेज डिफरेंस। एक आरएल सर्किट में अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये अगर मेरे को आई है ना, तो आरएल सर्किट में आपका जो वी होता है आई से लीड करता है। नेट आई नेट वी से कितना है वो हमको चाहिए। भैया वी आर ऐसे होता है, ये हमको होता है VL, लेकिन हमारा रुचि तो भाई साहब इस V में है ना, जो कि इस VL और VR का रिजल्टेंट है बेसिकली, ये वाला चीज। तो ये आपको जो फेज डिफरेंस है फाई, वो फाई तुम कैलकुलेट करना जानता है कैसे, XL बाई आर। XL है 40, R है 30, यानी कि भाई साहब 4/3, यानी कि फाई इज इक्वल टू हाउ मच, 53 डिग्री। लेकिन हम लोग I का इक्वेशन लिख रहे हैं, I V से पीछे है, यानी कि -53 डिग्रीज। एक बार तुमने इस बात को समझ लिया होता, आपका लाइफ हो गया है सॉर्टेड। सबसे बेस्ट होगा कि भैया तुम इस इक्वेशन में है ना t को 0 पुट कर दो। देखो आई कितना निकल कर आता है, साइन -53 इज बेसिकली माइनस साइन 53, एंड साइन 53 इज हाउ मच, दैट इज योर 4/5। दिस इज योर 4/5 बट विद अ नेगेटिव साइन, तो ये आपको हो जाएगा 0.8, यानी कि -0.48। तो समय शून्य पर ग्राफ आपको शुरू हो रहा होगा -0.48 से, जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। देखो ये आपको 5 है और उसके जस्ट ऊपर से ग्राफ शुरू हो रहा है, यानी कि -0.48 से आपको ग्राफ शुरू हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर ये वाला, तो Q की मैचिंग 5 के साथ हो रही है, Q की मैचिंग 5 के साथ। यहां तो आपको 4 दिया हुआ है, तो पहले ही खत्म हो गया है कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी दोनों को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, बट स्टिल चलिए एक बार कर लेते हैं, क्योंकि करना आना चाहिए। अगर तुम यहां पे देखोगे तो आपके पास यहां पर RLC है, पूरा पूरा एकदम जीवन में चल रहा है। तो सबसे पहले आप निकालोगे XL, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा एल है 25 मिली हेनरी। तो यहां से ये हमको निकल कर आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी योर 100, यानी कि 10,000, तो ये आपको बचेगा 10 ओम्स। अगर हम इसकी बात करेंगे तो XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 50, और ऊपर चल जाएगा 10 टू द पावर 6, तो नीचे में आपके पास है 20,000 और ये इतना है, सो दिस विल बिकम योर 50 ओम्स। तो आपको XC जो है वो XL से ज्यादा है। अगर हम फेजर डायग्राम देखें, ये मेरा X है, ये मेरा XL है, दिस इज योर XL, लेकिन XC मेरे को ज्यादा है, XC 40 और XL 10 है, यानी कि इफेक्टिवली तुम नीचे बनाते हो फिर XC माइनस योर XL। कहने का तात्पर्य यह है कि करंट इस डायरेक्शन में अगर आपका है, इधर आपका VR है और इधर मेरे को हो जाएगा VC माइनस VL, तो नेट V जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक बात है सर। जहां तक बात इंपिडेंस की है, इंपिडेंस हमको हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस
XC माइनस XL का स्क्वायर यानी कि साहब 40 का स्क्वायर। तो मेरे को इंपिडेंस 50 ओम दोबारा से निकल कर आ रहा है, यानी कि जो पीक करंट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर 300/50 विच इज योर 6 एम्पियर। और जहां तक बात अपने को फेज डिफरेंस की है, tan phi की है, यहां पर आपको tan phi होगा XC माइनस XL यानी कि 50 माइनस 10 विच इज योर 40 अपॉन रेजिस्टेंस विच इज योर 4/3। तो अगेन आपको ये phi निकल कर आया है 53 डिग्री। लेकिन पिछले वाले के कंपैरिजन में यहां पर आपको बदलाव क्या है कि इस बार आपका जो करंट है वो V से आगे है। लास्ट केस में पीछे था, इस बार करंट आगे है। तो जब तुम इसमें करंट का इक्वेशन लिखोगे तो पीक करंट 6 इंटू साइन 400t, इस बार आप लिखोगे प्लस 53 डिग्री। ठीक बात है साहब। तो एक बार तुमने ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है तो ग्राफ को चेक करो, समय शून्य पुट करो। इस बार जब तुम इसमें समय शून्य पुट करोगे, t को शून्य पुट करोगे, आपको करंट निकल कर आ जाएगा 4.8 एम्पियर विद अ पॉजिटिव साइन। इसके पहली बार आया था -4.8। तो समय शून्य पे ग्राफ शुरू होना चाहिए आपको +4.8 से, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। ये आपको 5 है, उसके जस्ट नीचे आपको ये शुरू हो रहा है +4.8 से। तो भैया आपको R की मैचिंग 2 के साथ हो रही है, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है। इसके अगले केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगेन आपको RLC ही है ना, अगेन आपको RLC है ये वाला। यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपका जो XL है ना, ओमेगा इंटू L 10⁻³ तो ये 4 इंटू 125 इज हाउ मच, 500। सो बेसिकली 50 ओम्स। और अगर इसकी बात करोगे तो आपको XC हो जाएगा 1/400 इंटू 50, ऊपर में 10⁻6 चल जाएगा। ये आपको 20,000 है। दिस इज अगेन योर 50। सो भाई साहब ये तो आपको रेजोनेंस का केस हो गया, ये भी 50 ओम, ये भी 50 ओम, तो XL माइनस XC 0 हो गया। तो यहां पर आपको इंपिडेंस ही बेसिकली R के बराबर है विच इज योर 60 ओम। यानी कि आपको जो करंट का इक्वेशन होगा ना वो सबसे पहले वाले केस जैसा ही है, एग्जैक्टली इन फेज है। चुपचाप से 300/6 कर दो विच इज योर 5, बाकी आपको यही वाला ग्राफ होगा। तो इस बार आपको पीक होना चाहिए 5, तो 1 होगा आपको S के साथ, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर कंप्लीट एंड श्योर शॉर्ट आंसर। ठीक है, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।